2012 का कोसी कला का दंगा याद है कि भूल गए? तुम्हारे ही कोसी कला में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया था। वो तो गरीमत नहीं, हिंदुओं का सीना चौड़ा था, वो सड़कों पर आया था। हम प्रार्थना करना चाहेंगे हरियाणा के पागलों से, नूह और मेवाड़ की घटना तो तुम्हें याद है कि भूल गए? तो हेलो दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में आप सबको कोसी कला कांड के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो हाईलाइटेड चीज़ें थी, जैसे कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, किसने लड़ाई पहले शुरू करी, फिर आखिरकार कितने नुकसान हुए और उसकी क्या क्या भरपाई हुई। लेकिन आज मैं आप सबको डिटेल्स में बताऊंगा एज पर योर चॉइस, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस की कमेंट देखी तो वहाँ बहुत सारे कमेंट्स थे पार्ट 2 के, तो फाइनली पार्ट 2 लेकर आ गया और आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि इतना कर्फ्यू, इतनी पुलिस होने के बाद भी इतने सारे हथियार मुसलमानों के पास आए कहाँ से। उस वक्त मुसलमान हिंदुओं के ऊपर यह सोचकर हमला कर रहे थे कि ये हिंदू है, इसे मार डालो। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये मेरा दोस्त है या फिर मैं इसके साथ कभी घूमा करता था। और लड़ाई के तुरंत बाद ही, मतलब 1-2 घंटे बाद ही, उनकी मस्जिदों में से बहुत सारे पेट्रोल बम और पत्थर, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदुओं के ऊपर आने लगे। मतलब हिंदुओं के ऊपर वार होने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये प्लानिंग बहुत पुरानी है और ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी, क्योंकि ऐसा ही दंगा एक बार गुजरात के गोधरा में हुआ था 2002 में, जहां पर सुबह 8 बजे हजारों लीटर पेट्रोल मुसलमानों के घरों में आ गया था और यूज होने लगा था दंगों में। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि गुजरात में इतनी जल्दी पेट्रोल पंप तो खुलते ही नहीं है, तो उन दंगइयों को इतना सारा पेट्रोल कहां से मिला, क्योंकि वो पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उस शाम करीब 8 बजे पुलिस ने आकर उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन मुसलमानों का दंगा और मुसलमानों का कहर फिर भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों के इलाके से आधी रात तक गोलियों की आवाजें आती रहीं। इस दंगे के बाद मथुरा के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी और बल्कि यही नहीं, आगरा के सभी हेड कांस्टेबल, एसएचओ, इन सब ने अपने कोसी को अपने अंडर में ले लिया। दंगे के दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनके बदले में जो अधिकारी आए वो बहुत बड़े मुस्लिम हितैषी थे, क्योंकि वो आजम खान, इमाम बुखारी और मौलाना यूसुफ मदानी के खास आदमी थे। अब आप सब कहोगे कि ये तीनों कौन हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आजम खान जो उस वक्त शहरी विकास मंत्री थे, और दूसरे इमाम बुखारी जो कि शाही इमाम थे जामा मस्जिद के, और तीसरे इनमें थे यूसुफ मदानी। उन अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर कोसी में ले आए जो मुस्लिम के हितैषी थे। तो अब तो सबको पता था कि ये गुलाम अधिकारी हैं, फैसला कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो आएगा नहीं फैसला। प्रशासन का इतना दबाव था कि ये अधिकारी हिंदुओं के घरों पे छापे मारने लगे और मुस्लिमों के कहने मात्र से ही हिंदुओं की धरपकड़ शुरू हो गई। उस दंगे वाले दिन चाहे कोई हिंदू कोसी में हो या ना हो, उसे दंगई दिखाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और आसपास के सभी हिंदू प्रधानों को और दबंगई हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। ये एक तरह की साजिश लग रही थी प्रशासन और सरकार की, हिंदुओं की पावर को कम करने के लिए, हिंदुओं की मनोबल शक्ति और मतलब पूरा हिंदुओं को डाउन दिखाने के लिए कि तुम हमारे आगे कुछ नहीं हो। फिर नई महिला एसएसपी एस पदमजा, डीएम आलोक तिवारी और आईजी मियां जावेद अख्तर, इन तीनों अधिकारियों का व्यवहार हिंदुओं के प्रति बहुत सौतेला रहा है। फिर यहाँ सोचने वाला एक और पॉइंट आता है, क्योंकि हिंदुओं ने सोचा कि इतने दिन हो चुके हैं इस दंगे को, तो हम सबकी दुकानें, राशन की दुकानें बंद हैं, तो हमारे घर तो राशन है, लेकिन उन मुसलमानों के यहाँ राशन नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान ऐसे होते हैं कि वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ राशन लेते हैं, इसीलिए वो हार मान लेंगे और राजीनामा कर लेंगे, फिर हमारी राशन की दुकानें ओपन हो जाएंगी, दंगे बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर उस कर्फ्यू में ढील हुई या फिर ढील जानबूझकर दी गई, तो मुसलमानों ने अपने औरतें, अपनी बच्चे, ये सारे लोग, अपने घर वाले दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिए और अब कोसी में सिर्फ दबंगई किस्म के मुसलमान रह गए जो आतंक करना चाहते थे।
दंगे के तीसरे दिन से ही दिल्ली से जामा मस्जिद की तरफ से ट्रक भर के राशन आने लगा, फल आने लगे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए थे और पुलिस प्रशासन इस पर कोई रोक टोक नहीं कर रही थी और ना कोई उन ट्रकों की चेकिंग कर रहा था, बल्कि मुस्लिम इलाके में टैंकर भर भर कर पानी सप्लाई करने लगे और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के इलाकों से पानी की सप्लाई बंद कर दी। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हिंदू काफ़ी नाराज हो गए। उन्हें लगा कि ये सरकार सिर्फ एक साइड ही हेल्प कर रही है, क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रही है? फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद हिंदुओं ने 3 बार राजीनामे के लिए ट्राई किया, लेकिन मुस्लिमों ने तीनों बार रिजेक्ट कर दिया। यही नहीं, पूरा मेवात क्षेत्र जहां पर करीब 28 लाख मेव मुस्लिम्स रहते हैं, वहां से मुस्लिमों ने यहाँ के मुस्लिमों को ऐलान किया कि हम आपकी किसी भी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। फिर इसके बाद हमारे कोसी कला में कांग्रेस के विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह ने एक बैठक बिठाई जहां पर वो उल्टा हिंदुओं को ही शांति का पाठ पढ़ाने लगे। वो हिंदू से ही कहने लगे कि दंगा मत करो, ये सब मत करो, वो सब मत करो। तो हिंदू समझ गए कि शायद इन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मतलब शायद इन्हें अपनी कुर्सी खोने का डर है। अब इसके बाद हिंदुओं ने उन्हें तुरंत जवाब दिया कि ठीक है, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने तरीके से निपट लेंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि हमारे हिंदू भाइयों के पास उतने सारे हथियार नहीं थे कि वो मुस्लिमों का सामना कर सकें, क्योंकि मुस्लिमों के पास इतने हथियार थे कि वो हवा में भी फायर कर रहे थे, खूब फायर कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास कमी नहीं पड़ रही थी। इसकी मेन वजह ये है कि जो ट्रक भर भर कर इनके यहाँ राशन, फल और ये सब दिल्ली से आ रहे थे, उन्हीं ट्रकों में बहुत सारे हथियार भी आ रहे थे और पुलिस जानबूझकर उनकी चेकिंग नहीं कर रही थी। इन्हीं सब हथियारों की पावर में आकर तो मुसलमान ये धमकियां दिया करते थे कि हम हिंदुओं का सामना लगभग 2 महीने तक कर सकते हैं, वो भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों का कहर तो यूं ही चलता रहा। ये हिंदुओं की दुकानों में, गोदामों में आग लगा दिया करते थे और पुलिस आकर हिंदुओं से जबरदस्ती ये लिखवा कर ले जाया करती थी कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। एक बार तो एक बनिया व्यवसाय के गोदाम में, जहाँ पर दोना पत्तल और गिलास आदि रखे थे, वहाँ पर इन्होंने आग लगा दी और पुलिस आकर ये लिखवा कर ले गई उससे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बल्कि पॉइंट की बात तो ये है कि उस दुकान में ना ही कोई बिजली की फिटिंग थी और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी कैसे? मैंने आप सबको पार्ट 1 में बताया कि कैसे मुस्लिमों ने कर्फ्यू लगने के बाद भी एक गौ माता की हत्या कर दी। जब सभी मुस्लिमों ने गौ माता की हत्या करके कूड़े के ढेर में फेंक दिया, तो उसके बाद भी वहां देर से पुलिस आई और पुलिस ने आकर वही किया जो हिंदुओं को पता था, आकर बिना कोई छानबीन किए उस गौ माता को गड्ढा खुदवाकर गड़वा दिया और वहां पर सभी पत्रकारों को धमकी दे दी कि इसकी न्यूज कोई ये नहीं छापेगा कि ये गाय का शव, ये गाय की डेड बॉडी मुस्लिम इलाके में मिली है। वैसे तो हिंदू मुस्लिम के दंगे आए दिन होते रहते हैं, जैसे कि 1980 में मुरादाबाद में एक दंगा हुआ था जिसमें करीब 2000 लोगों की जानें चली गई थी और फिर भी उस दंगे का कुछ नहीं किया गया क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। और ऐसा पता नहीं ऐसी क्या क्राइटेरिया और पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो दंगे होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार में 2002 वाला ये कोसी वाला दंगा हुआ, उस दंगे में मुरादाबाद वाला दंगा याद दिला दिया क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा आतंक हुआ था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने सरकार बदल दी और फिर अपनी सरकार ने, जो नई सरकार आई, फिर उसने सीधे एनकाउंटर वाला रूल फॉलो कर लिया और अतीक अहमद, विकास दुबे जैसे केस सामने आने लगे तो सारे दंगे, सारे जो नए अपराधी जन्म लेते हैं वो सब बंद हो गए और अब सब मिलजुल कर रहने लगे, प्यार से रहने लगे, क्योंकि सबको पता है अगर गुंडागर्दी होगी तो सीधे एनकाउंटर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे पार्ट 2 के लिए और डिटेल्स के लिए, तो मैंने कुछ डिटेल्स अब बता दी हैं आप सबको और कुछ ऐसी डिटेल्स हैं मैं जो नहीं बता सकता, वो आप सबको पता है। और हाँ, मैं नीचे लिंक लगा दूंगा कि मेरे को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली। आप सब तो ये सोच रहे होंगे कि मेरे को ये सारी चीज़ें कैसे पता लगी, तो मैं आप सबको नीचे लिंक लगा दूंगा या फिर उसके बारे में लिख दूंगा, आप देख लेना वहाँ पर जाकर। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही कोई छुपे केसों को लेकर नेक्स्ट टाइम।